सर दिल को मैंने मैसेज भी किया है और वो फोन भी किया है, लेकिन वो अप्लाई है ना। जी जनाब, सब मौजूद हैं? यस सर। अरे जी आवाज आ सर। रही है? चलिए जी, वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। और जरूरत नहीं, मैं कह रहा बोतल बाजी और पेट्रोल नहीं लेना। नहीं, कितना डाला? 600 का। ये रखें, पैसे ले आए। जी, बाकी पेट्रोल when the phenomena of photoelectric effect did not explained by the classical theory, then a famous scientist, Einstein explained the experiment by using Max Planck quantum theory. आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को, सर अभी भी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आ जाएगी अभी, थोड़ा सा ज़रा सेटिंग चेंज की है मैंने अभी उसकी। सर आपके लैपटॉप को शायद विंडो का कोई इश्यू आ रहा है। जी जी, तो इसी वजह से नेट का प्रॉब्लम होगा सर। ये मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, यानी इसमें कोई वायरस अभी बेहतर है सर, अभी बेहतर है। नहीं, सही हो जाएगी अभी। सर काफी जी बेहतर हो तरफ से आ रही है आवाज। जी, तो आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया और फिर उसने क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत की। ऐसा लगता था जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ क्वांटम थ्योरी ही से एक्सप्लेन हो सकता है। यानी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो रेडिएशन है जो आपके पास आ रही है, यानी लाइट है, ये कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स। वही वाली बात जो मैक्स प्लैंक छोड़ के गया था, यानी क्वांटा पर मुश्तमल है, क्वांटाज है। आइंस्टाइन ने इसका नाम रखा फोटॉन्स, यानी क्वांटा को ही उसने फोटॉन का लफ्ज यूज किया। फोटॉन मीन्स एनर्जी पार्टिकल, क्वांटा मीन्स एनर्जी पैकेट, पैकेट मीन्स अ पार्टिकल, अ सिंगल इंडिविजुअलिटी, उन्हें फोटॉन कहा। और उसी तरह जैसे प्लैंक्स ने कहा था कि फोटॉन्स की एनर्जी डिपेंड करेगी दो चीज़ों के प्रोडक्ट पर, यानी फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट। जब फोटॉन इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पर, और मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन फाई है, वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने के लिए चाहिए, वो मेटल के अंदर मौजूद होता है, सरफेस पे मौजूद होता है। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के ज़रिए इतनी आसानी से मेटल के बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर उसे कुछ ज़्यादा एनर्जी मिल जाए तो मेटल से बाहर आ सकता है, लेकिन हर मेटल की अपनी एक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाए तो वो मेटल से बाहर आ जाएगा। ख्याल रहे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं फाई, यानी वर्क फंक्शन। अब बड़ी आसान सी बात हो गई। और ये आसान सी बात क्या हुई कि अगर फोटॉन की एनर्जी जो फोटॉन उसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन को टकरा कर, यानी इलेक्ट्रॉन मेक्स कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स मेक्स कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करते हैं, वैसे ही कोलिजन करते हैं जैसे क्लासिकल पार्टिकल में हम कहते थे कोलिजन्स। अगर फोटॉन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को देगा
कोलिजन में वो लेस है वर्क फंक्शन से, कम है, तो यकीनन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. No electron image because during the collision photon gives all energy to electron and become at rest. फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी उसको दे दी, खुद रेस्ट में आ गया, एंड द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज जीरो, यानी फोटोन गायब हो गया, खत्म हो गया, अब उसका कोई समझ लें कि वो मौजूद नहीं है. नाउ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी ही नहीं मिली टकराकर फोटोन से लेकर कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो कि वो बाहर आ सके. आगे वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी दी हुई है. क्योंकि क्या था? बिकॉज एनर्जी लेस देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, यानी मिनिमम एनर्जी से भी कम एनर्जी उसको मिली है जो रिक्वायर्ड है टू एस्केप फ्रॉम मेटल, मेटल से बाहर आने के लिए. लेकिन अगर फोटोन एनर्जी ग्रेटर रखता है वर्क फंक्शन से, तो बड़ी आसान सी बात है, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसने उसको इतनी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड की कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है. फर्ज कीजिए वर्क फंक्शन था 2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी मिली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 उसने खर्च कर दिए वर्क फंक्शन में और बाकी 2 लेके बाहर आ गया. एंड द रिमेनिंग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कुछ एनर्जी बची वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होने के बाद वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. In quantum theory, photons and electron like particle की तरह हैं दोनों, यानी एक दूसरे से टकरा सकते हैं. और ये जो कोलिजन हो रहा है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये डायरेक्ट कोलिजन तस्वुर किया जा रहा है. इन डायरेक्ट कोलिजन फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अपनी सारी एनर्जी उसको दे देता है, खुद रेस्ट में आ जाता है. याद कीजिए, ऐसे ही क्लासिकल कोलिजन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि दो ऐसे पार्टिकल जिनके मासेस सेम है, अगर एक स्टेशनरी है और दूसरा आके उससे टकराए तो टकराने वाला स्टेशनरी हो जाता है और जो रेस्ट में था वो उतनी ही वेलोसिटी से आगे मूव कर जाता है. इन क्लासिकल थ्योरी याद होगा आपको, कोलिजन पढ़कर आ रहे हैं. बिल्कुल वैसा ही कोलिजन यहाँ पर सपोज किया गया है. फोटोन, अब देखें मैकेनिज्म की वजाहत हो रही है. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैकेनिज्म है कि कैसे भाई एक एनर्जी अपनी, तो जब हम उसे पार्टिकल तस्वुर कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स की तरह कोलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन के दौरान वो ऐसे कोलिजन कर रहा है कि अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहा है. अगर ये हासिल होने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा. अगर ये हासिल होने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. अगर ये हासिल होने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन के जस्ट इक्वल है, बाहर तो आ जाएगा, बट देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितनी एनर्जी उसको बाहर आने के लिए चाहिए थी उतनी ही मिली, वो बाहर तो आ गया, लेकिन अब उसकी काइनेटिक एनर्जी उस वक्त ज़ीरो होगी और वही फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड बन जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी जो एक मखसूस एनर्जी बन गई विच इज़ इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, उसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब देखें, सबसे पहले मैकेनिज्म की वजाहत हुई, दूसरी बात थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजाहत हुई, और वो क्यों मेटल के ऊपर डिपेंड करती है इसकी वजाहत हुई, और क्यों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है इसकी भी वजाहत हो रही है कि अगर इससे कम एनर्जी मिली तो नहीं बाहर आएगा, इतनी मिली तो बाहर तो आ जाएगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी से फर्क रखेगा, और अगर इससे ज़्यादा मिली बड़े मज़े से बाहर आएगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी भी रखता होगा. इस तरह क्वांटम थ्योरी की वजाहत हो रही है. अब देखिए, मैंने पहला वाली की तो वजाहत की, दूसरे में हमने क्या कहा था कि इंटेंसिटी आप कितनी ही कर लें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. क्या मतलब हुआ? सही है, आप इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी आप कितनी ही बढ़ा लें,
लेकिन हर फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो इतनी एनर्जी उसे प्रोवाइड नहीं करेगा कि वो बाहर आ सके। अब फोटॉन्स बढ़ाते जाइए आप। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब यहाँ क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। 5 फोटॉन जा रहे थे, पांचों इस काबिल नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालें। क्यों नहीं थे? इसलिए कि उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम थी सबकी। मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, डबल कर दी, 10 फोटॉन जा रहे हैं, वो 10 भी नहीं निकाल सकते। सर ये सर अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन होगी तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा सर उसको फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी कहाँ से आएगी? नहीं आएगी, निकल आएगा वो तो सर बाहर। फिर कैसे निकलेगा? उसकी एनर्जी नहीं होगी तो मूव कैसे कर रहा होगा वो? नहीं बाहर समझ कैसे नहीं आप, मेटल से तो बाहर आया, जी क्योंकि उस वक्त तो उसकी एनर्जी है ना। अब वो सारी सही एनर्जी मेटल के मेटल में काम आ गई, लेकिन सही मेटल से बाहर है। अब बाहर आने सही के बाद जो है वो टेम्परेचर हैं और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और दूसरे सही इलेक्ट्रॉनों से टकराना है उसका। अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो मज़ीद आगे बढ़ जाएगा। मूव सही सही है अदरवाइज सर वो मेटल की सरफेस पे ही रहेगा, नहीं आएगा। और मुमकिन है कि मेटल में अगर कोई चीज़ उसको इंटर एटॉमिक फोर्सेस से अपनी तरफ उसको अगर ले लेती है तो भी बाहर नहीं आएगा। सही सही लेकिन है सर समझ बाहर निकलने की चांसेस हैं उसके, यानी मेटल से तो बाहर आएगा। तो इसीलिए सही उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। एट टाइम जितनी भी एनर्जी इक्वल हो रही है वो थ्रेशोल्ड है, उससे कम में नहीं बाहर आएगा। तो मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ लेकिन हर फोटॉन इस काबिल है ही नहीं कि वो निकाले। एक बात यहाँ पर जहन में ये ज़रूर आती है, तो क्या 2 फोटॉन से उसकी कोलिजन नहीं हो सकता? नहीं, प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि एक वक्त में एक ही फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और जब होगा तो एनर्जी तो उसको मिल गई। अगर वो मेटल से बाहर नहीं आ सकता तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को मज़ीद दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराकर इलास्टिक कोलिजन में तब्दील कर लेगा, यानी रहा अंदर, एनर्जी भी हासिल हुई लेकिन बाहर नहीं निकल सका क्योंकि इतनी है नहीं। तो वो आपस में उसी वक्त उनकी एक दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। बहुत तेज़ी से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है बेइंतहा वेलोसिटी के साथ इनसाइड द मेटल। नहीं होगा, हाँ एक से टकराया और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि उसी वक्त दूसरे से भी टकरा गया, एक साथ नहीं, थोड़े से टाइम में, और उसने अभी तक अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं की थी, तो अब उसके बाद डबल हो चुकी है, वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इतनी मामूली होगी कि आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट। कोई माइक्रो एम्पियर बहुत सेंसिटिव लगाएं और कोई एक आध मामूली सा करंट हासिल हो जाए तो ये ना होने के बराबर ही समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता, बिल्कुल चंद पिको सेकंड के फ़र्क से दो फोटॉन से टकरा गया, एक से टकराया, अभी टकरा कर उसने सांस ही ली थी कि दूसरे से टकरा गया, तो अब तो एनर्जी उसके पास डबल हो गई है, बाहर आ सकता है, यकीनन आ जाएगा। लेकिन ये तादाद इतनी मामूली होती है कि वो हमारे डिस्कशन में शामिल नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आप क्या देख रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, 15 फोटॉन्स कर दिए, 20 कर दिए, 1000 कर दिए, 2000 कर दिए, लेकिन इनमें से 2000 में से भी कोई फोटॉन इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का सबब बने, बिकॉज ईच एंड एवरी फोटॉन have an energy less than the work function of the metal. इंटेंसिटी ख्वाह कितनी ही बढ़ा लें, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। कब? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो। थर्ड में उलट हो गया, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी मैंने थ्रेशोल्ड से बढ़ा दी, क्या मतलब हुआ? हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के काबिल है। मैंने बहुत मामूली लाइट डाली, बहुत मामूली, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 5 इलेक्ट्रॉन भेज भी दूंगा ना, हज़ारों लाखों में होते हैं ये। तो इससे आपने क्या देखा?
जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर। क्यों? इसलिए कि हर फोटॉन इतनी एनर्जी रखता है कि वो ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन है, और इलेक्ट्रॉन फोटॉन अपने अपने जिस जिस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसे बाहर निकाल लेगा। अब हमने क्या देखा, लाइट इतनी वीक है, इतनी मामूली इंटेंसिटी है, इतनी कम मिकदार में लाइट इंसिडेंट हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। यह है हमारा तीसरा पॉइंट। अब अगर मैं इसी सूरत में कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ लाइट की, 5 से 10 कर दी, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। 15 कर दी, 15 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। तो आपने ये देखा कि क्वांटम थ्योरी चौथे वाले को भी एक्सप्लेन कर रही है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन directly proportional to the intensity of intensity of light। फोटॉन्स की तादाद इंटेंसिटी मुतय्यन करेगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते चले जाएंगे। चौथा पॉइंट। अब ये समझ लीजिए कि क्लासिकल थ्योरी तो फेल हो गई थी हर चीज़ को बयान करने में, स्पेशली फ्रीक्वेंसी हर एक में फ्रीक्वेंसी ही का तस्करा आ रहा है, और क्लासिकल फ्रीक्वेंसी सुन सुन के इसके कान पक गए, यानी क्लासिकल फिजिक्स के, कि क्या फ्रीक्वेंसी लगाई हुई है। देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इन द क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की इब्तिदा ही फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलेशन से हुई, तो उसमें मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी बनाई। मैथमेटिकली एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है, राइट हैंड साइड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा दो हिस्सों में होगी। वर्क फंक्शन में यूज करेगा फाई एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाई एच न्यू नॉट बन गया, जहां न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और ये वाला ई एच न्यू बन गया क्योंकि ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। अब अगर ये इंसिडेंट और न्यू नॉट आपस में बराबर होंगे तो के ई जीरो होगा, ये जीरो होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट, एच एच कैंसिल हो गया, यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल होगी, यानी थ्रेशोल्ड बन गई आसान लफ्जों में। तो इस तरह हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो गई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गई, ये वर्क फंक्शन हो गया मेटल का बाहर निकलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। फिर वही बात, अगर मैं यहाँ ज़ीरो रख दूँ तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट की है वो थ्रेशोल्ड के इक्वल है। आसान लफ्ज़ों में जो एनर्जी हम दे रहे हैं फोटॉन्स के ज़रिए वो बस वर्क फंक्शन के इक्वल है, बाहर तो आ जाएगा बट नो काइनेटिक एनर्जी। और इस तरह सी बराबर न्यू लैम्डा होता है, और न्यू की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो सी ओवर लैम्डा, तो जहाँ जहाँ न्यू है वहाँ वहाँ सी ओवर लैम्डा लिख सकते हैं, और जहाँ न्यू नॉट है वहाँ सी ओवर लैम्डा नॉट। इस लैम्डा नॉट को हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड वेवलेंथ, कोई ना कोई तो वेवलेंथ भी होगी उसकी, तो वो हमारे लिए कट ऑफ वेवलेंथ कहलाती है। इक्वेशन ऑल्सो कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन ये भी होता है वी नॉट ई या वी ई, तो हम इसकी जगह वी नॉट ई भी लिख सकते हैं। ये सब इक्वेशंस वैलिड हैं, सब न्यूमेरिकल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, और ड्यू टू द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द आइंस्टाइन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। ये भी जहन में रखेंगे आप कि 1918 के बाद जब इसने बड़ी कामयाब तशरीह की, कामयाबी के साथ सक्सेसफुली उसने एक्सप्लेनेशन दी,
तो उस ज़माने का फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो जनाब आइंस्टाइन के हिस्से में आया। तो अक्सर बच्चे, ये सवाल एक दफ़ा पूछा भी गया था किसी पेपर में, तो उन्होंने E=mc² का तस्करा किया सब बच्चों ने। E=mc² अनदर इक्वेशन। ये वो इक्वेशन नहीं है जिससे उसको ये समझ लें कि आप नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत से मिला, उसकी वजाहत करने पे मिला था। तो आप देख सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक्स के 17-18 साल बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल रहा है। ये पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था जो प्लैंक्स की बात को सच तस्वुर करा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लैंक्स अपने ज़माने में सही बात कर रहा है। जब आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज़, लोगों ने शोर मचाया, आइंस्टाइन का क्या काम है भाई इसमें, उसने तो सिर्फ मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को यूज़ किया है, असल थ्योरी तो क्वांटम मैक्स प्लैंक की थी। तो ज्यूरी ने मैक्स प्लैंक को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया इसी बुनियाद पर, क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर। अब जनाब ये समझ लीजिए कि पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके सामने पड़ा है। क्लासिकल थ्योरी लाख कोशिश कर ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्लासिकल थ्योरी से मेरी मुराद पिछले 350 साल के वो एक्सपेरिमेंट और वो थ्योरीज जिसमें वो एनर्जी को वेव नेचर तो कह रहे हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। कंटिन्यूटी होना। और यहाँ क्वांटम थ्योरी पार्टिकल नेचर बना रही है। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बहुत फर्क है। तो ये तो एनर्जी को वेव से बदल के पार्टिकल करने की बात कंफर्म हो रही है। अब आप देखें सारे कोलिजन पार्टिकल की तरह किए जा रहे हैं, सारी बातें उसी तरह हो रही हैं, यूज़ हो रहा है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन में आ गए हम, यानी मॉडर्न फिजिक्स की इब्तिदा हो गई। हो तो वहीं गई थी, अब तो हम यही कहेंगे कि ये तो 1901 में ही हो गई थी। हाँ, लेकिन 17-18 साल उसको मानने वाला कोई नहीं था। अब जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सामने आया, अब सब लोग इस बात को थोड़ा सा सोचने लगे कि नहीं यार, बात तो सही है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इससे बहुत पहले से मेरी मुराद थोड़ा सा पहले एक और इफेक्ट सामने आया था, उसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। लोगों ने उसको इतनी लिफ्ट नहीं कराई थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले। वो क्या था, किसी ऐसी चीज़ पर लाइट इंसिडेंट करते थे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की तवक्का है, और वो लाइट स्कैटर्ड होके यानी रिफ्लेक्ट होकर वापस मिलती थी, तो वापस आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती थी इंसिडेंट होने की, फोटोन ये इंसिडेंट होने वाली लाइट की। लोगों ने कहा फ्रीक्वेंसी कहाँ से कम हो गई, ये फ़र्क मामूली होता था लेकिन होता था। चुनाचा फ्रीक्वेंसी का कम होना, उन्होंने इतनी इसको एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम का नाम दिया और एक्सपेरिमेंटली इसको वो कर दिया, ख़त्म कर दिया कि नहीं कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन जब यहाँ ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिलेशन मिल गया, तो लोगों ने कहा कॉम्पटन इफेक्ट को भी तलाश करो भाई, उसमें भी यकीनन फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। चुनाचे कॉम्पटन इफेक्ट को दोबारा डिस्कस किया गया, एक इक्वेशन भी डिराइव की गई, और वो भी एक्सप्लेन हो गई मुकम्मल तौर पर क्वांटम थ्योरी से, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन कॉम्पटन इफेक्ट होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजाहत हो गई, लेकिन क्वांटम थ्योरी के जरिए, नॉट क्लासिकल थ्योरी। अभी आपका आखिरी मिनट चल रहा है इस टाइमिंग का, तो किसी भी वक्त क्लास ऑफ हो जाएगी।
चुनाचे हम अपनी मंडे वाले को इंशाल्लाह मंडे वाली क्लास जो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। और ये एक और फिनोमेना उसके साथ और होगा, उसे पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। वो इस दौर का तो नहीं था, लेकिन क्योंकि बुनियादी तौर पर इन तीनों को क्वांटम फिनोमेना कहा जाता है, तो कोशिश करते हैं कि तीनों एक साथ ही डिस्कस हो जाएं। क्वांटम फिनोमेना क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं ये सब। तो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होने वाला एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके सामने आ गई है, इसको रीड कर लें, डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्वांटम इफेक्ट के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कोई बात वैसे तो खैर इतना